नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुप्त वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश। तो आज की हमारी क्लास कौन सी है दोस्तों? गुप्त वंश के बारे में आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। और कल की यदि बात की जाए तो गुप्त वंश के बारे में हमने कुछ टॉपिक जो है कल की क्लास में कर दिए थे। यानी जैसे गुप्त साम्राज्य की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल जो है 319 एडी से लेकर 540 एडी तक रहा था। और साथ ही गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया था। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आया था दोस्तों घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से लेकर कब तक गद्दी पर रहा था? 334 एडी तक जो है गद्दी पर रहा था। इसने गुप्त साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली जो है बना दिया था। और साथ ही दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर जो है कहलाया। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा था यानी 319 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, तो इसी दिन जो है इसने दोस्तों गुप्त संवत जो है चलाया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके थे और इससे आगे की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम की यदि बात की जाए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी से लेकर या एडी से लेकर 334 एडी तक जो है गद्दी पर रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही दोस्तों इसके बारे में पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। तो इसकी उपाधि यानी टाइटल, उपाधि क्या थी दोस्तों? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। और साथ ही दोस्तों इसकी उपाधि हो जाती है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा था, जिस दिन गद्दी पर बैठा यानी 319 ईस्वी में ये बैठा था गद्दी पर। और साथ ही दोस्तों इसने गुप्त संवत चलवाया था। गुप्त संवत चलाया था। याद रखें दोस्तों, गुप्त संवत चलाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी शादी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी के बारे में बात कर लेते हैं। शादी यानी शादी की यदि बात की जाए तो यानी शादी वाले दिन यानी उसी दिन इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था। राजा रानी का सिक्का चलाया जिस दिन इसकी शादी हुई थी। तो दोस्तों अभी इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, पहले बस थ्योरी कर लेते हैं। राजा रानी सिक्के की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है सोने का सिक्का था। सोने का सिक्का था यानी जो इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था ये कैसा? सोने का सिक्का था। और साथ ही दोस्तों सोने का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक था। याद रखें दोस्तों, सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। याद रखें दोस्तों, पहला गुप्त शासक था। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने जो है सोने का सिक्का जारी कराया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी शादी जो है किसके साथ हुई थी। शादी की यदि बात की जाए तो कौन थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इसकी शादी हुई थी। कुमार देवी से जो है इसकी शादी हुई थी। किसकी शादी हुई थी?
चंद्रगुप्त प्रथम की जो है शादी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ से जब इसकी शादी हुई थी तो यहाँ से दहेज में क्या मिला था, यहाँ से दहेज में क्या मिला था दोस्तों, दहेज में वैशाली मिला था। क्या दोस्तों, वैशाली मिला था। और साथ ही दोस्तों इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी इस समय, यदि बात की जाए इस समय राजधानी क्या थी, तो राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी थी इस समय क्या दोस्तों, इस समय राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र तो जो है इसकी राजधानी थी। अब इसको दहेज में वैशाली भी मिल गया था तो इसका साम्राज्य जो है अब इसका बढ़ गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी उपाधि भी हमने देख ली है, कब से कब तक गद्दी पर रहा था। इसने गुप्त संवत चलवाया था और साथ ही इसने राजा रानी का सिक्का चलवाया था। तो इन सभी के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की यदि बात की जाए तो ये 319 AD से लेकर 334 AD तक जो है गद्दी पर रहा था। इसकी उपाधि यानी टाइटल महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसको वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इसने जो है गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा तो उसी दिन जो है यानी 319 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, तो इसी दिन जो है इसने गुप्त संवत चलाया था। तो ये भी आपको याद रखना है और क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है चलाया था। और जिस दिन इसकी शादी हुई थी यानी शादी वाले दिन या उसी दिन जो है इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था। यानी ये जो है राजा था जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी बीवी रानी बन गई, तो इसी कारण जो है इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था जो कि सोने का सिक्का था। यानी जो इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था वह कैसा था, सोने का सिक्का था। और इसको जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, याद रखें दोस्तों। यानी सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसकी शादी जो है किसके साथ हुई थी, तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, तो इनके साथ जो है चंद्रगुप्त प्रथम की शादी होती है। और यहाँ से जो है दहेज में मिलता है इसको वैशाली, क्या मिला दोस्तों, वैशाली। और साथ ही इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र पर तो इसका कंट्रोल था ही, अब साथ में वैशाली भी इसको दहेज में मिल गया था। तो वैशाली पर भी जो है किसका कंट्रोल हो गया था, चंद्रगुप्त प्रथम का जो है कंट्रोल हो गया था। अब दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं इसका बेटा गद्दी पर आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन बनते हैं तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर कब से कब तक बैठता है, तो 335 AD में तो ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन 380 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। कब तक, 380 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके पिता और माता की बात कर लेते हैं। तो इसके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके पिता थे किसके, समुद्रगुप्त के। माता की बात की जाए तो कुमार देवी थी दोस्तों, कौन, कुमार देवी थी जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिख लेते हैं इसको, लिच्छवी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। तो इसीलिए जो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। इसीलिए इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का नेपोलियन, इसको किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा था। अब इसने भारत का नेपोलियन इसको क्यों कहा था, जिस प्रकार दोस्तों नेपोलियन ने जो है कोई भी युद्ध नहीं हारा था, उसी प्रकार जो है समुद्रगुप्त भी जो है कोई युद्ध नहीं हारा था। और इसने जो है 9+12 राजाओं को हराया था, यानी 9 उत्तर के राजाओं को और साथ ही 12 दक्षिण के राजाओं को जो है इसने हराया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके टाइटल देख लेते हैं, जैसे कविराज, कविराज, परम भागवत, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र, व्याघ्र पराक्रम, समर्थ, समरसत और साथ ही दोस्तों कांच, ये सभी जो है इसके टाइटल हैं। तो इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से इनका रिवीजन कर लेंगे। लिखेंगे दोस्तों भारत का नेपोलियन,
भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? भारत के नेपोलियन की यदि बात की जाए, विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ के द्वारा जो है कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसने जो है 9+12 राजाओं को हराया था। राजाओं को हराया था। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी कविराज इसको कहा गया है। क्या दोस्तों? कविराज जो है, कविराज इसको कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये जो है संगीत प्रेमी था। इसके दोस्तों कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो लिख लेते हैं, इसके सिक्कों पर इसे, इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। बीना बजाते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी इसकी जैसे कविराज हो गई दोस्तों परम भागवत। परम भागवत, तो ये परम भागवत हो गई। और कौन सी उपाधि है दोस्तों? परम क्रमांक। परम क्रमांक होगी कौन सी दोस्तों? परम क्रमांक। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र हो गई कौन सी दोस्तों? लिच्छवी दोहित्र। और साथ ही दोस्तों व्याघ्र, व्याघ्र पराक्रम। व्याघ्र पराक्रम हो गई। और साथ ही दोस्तों समरसत। समरसत कौन सी दोस्तों? समरसत हो गई। और यहाँ पे हम बात करेंगे कांच हो गई कौन सी दोस्तों? कांच हो गई। अब यह यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनके दरबारी कौन थे? हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था। क्या दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहले इनके बारे में लिख लेते हैं और 2-4 पॉइंट, फिर अच्छे से इनके बारे में समझेंगे। लिखेंगे इनके दरबार में, इनके दरबार में, इनके दरबार में हरिसेन, हरिसेन थे, हरिसेन थे। और यदि बात की जाए जिसने प्रयाग प्रशस्ति, जिसने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा, अभिलेख लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था। अब दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया था। किस में? संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया था। और साथ ही दोस्तों इसमें किसके बारे में बात की गई? समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन, विजय का वर्णन के बारे में जो है इसमें दोस्तों बताया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इसके पास एक संगठित नौसेना थी। इसके पास एक संगठित नौसेना थी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से जो है ऐरण अभिलेख मिला, ऐरण अभिलेख। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐरण अभिलेख कहाँ से मिला है? तो गुप्त साम्राज्य में मिलता है। और किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। इसमें जो है दोस्तों सती प्रथा प्रचलित थी। इसके बारे में बताया गया, सती प्रथा प्रचलित थी। और साथ ही दोस्तों ऐरण अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे पर। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे पर, बेतवा नदी के किनारे पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, भानुगुप्त ने जारी कराया था। भानुगुप्त ने जारी कराया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भाषा की। भाषा क्या थी? संस्कृत। भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत। अब दोस्तों इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए
तो 335 एडी में गद्दी पर बैठता है और 340 एडी तक जो है गद्दी पर रहेगा। साथ ही इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। माता थी कुमार देवी जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। अब इसीलिए जो है दोस्तों इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। साथ ही भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अब इसको क्यों कहा था? जिस प्रकार नेपोलियन कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था, उसी प्रकार जो है समुद्रगुप्त ने भी जो है कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था, और इसने जो है 9+12 राजाओं को हराया था। यानी 9 जो है उत्तराव्रत और साथ ही दोस्तों 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को हराया, राजाओं को हराया। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 9 उत्तराव्रत का मतलब है 9 उत्तर भारत के, 9 जो है उत्तर भारत के राजाओं को हराया था, और 12 की बात की जाए तो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने हराया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए जो है विंसेंट ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि इसने भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और साथ ही दोस्तों इसको कविराज जो है कहा जाता है। ये इसके टाइटल हैं, कविराज यानी संगीत प्रेमी। तो इसके कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर जो है ये बीना बजाते हुए जो है दिखाया गया है। परम भागवत एग्जाम में पूछा गया, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र भी पूछा गया, व्याघ्र पराक्रम, समरसत और कांच, ये सभी जो है इसके टाइटल यानी उपाधियां हैं। किन किन अलग अलग नामों से इसको जाना गया है समुद्रगुप्त को। इनके दरबार में जो है हरिसेन रहते थे। पूछा जाता है हरिसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और साथ ही यही हरिसेन है जिसने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जो है राजा की तारीफ लिखी जाती है, राजा की अच्छाइयों के बारे में लिखा जाता है, केवल अच्छाइयों के बारे में, उसको जो है प्रशस्ति अभिलेख जो है कहा जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन जो है किया गया है। यानी समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अब इसके पास जो है एक संगठित नौसेना थी। संगठित नौसेना किसके पास थी? समुद्रगुप्त के पास। और इसी के समय एक ऐरान अभिलेख मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे मिला है, और इसको जारी कराया था किसने? भानुगुप्त ने इसको जारी कराया था, और ये संस्कृत भाषा में था। अब दोस्तों इस ऐरान अभिलेख से जानकारी मिलती है सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा क्या होती है? यानी गुप्त काल में जो है सती प्रथा प्रचलित थी, इसके बारे में जो है बताया गया है ऐरान अभिलेख में। अब सती प्रथा क्या होती थी? पहले क्या होता था दोस्तों, यानी इस समय जब कोई स्त्री का हस्बैंड या पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी जो है उसके पति के साथ जो है जिंदा जला दिया जाता था। तो उसी को जो है सती प्रथा जो है कहा जाता था। यानी पति के बाद जो है स्त्री का कोई अस्तित्व भी ना रहता था, क्योंकि पति के मरने के बाद जो है स्त्री को जला दिया जाता था। जबकि अगर स्त्री मर जाती थी तो पति जो है कई कई शादियाँ कर लेते थे, लेकिन स्त्रियों पर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर इस समय होते थे, क्योंकि किसी को जिंदा जला दिया जाता था और उसको बांध दिया जाता था ताकि वह भागने की कोशिश ना करे। और जब ये चिल्लाते थे तो जब ये ढोल नगाड़े बजाते थे ताकि इसके चिल्लाने की आवाज़ ना आ सके। तो ये सारी कुप्रथाएं पहले थी, याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों सती प्रथा, यानी पति के मरने के बाद जो है पति के साथ इसको जिंदा जला दिया जाता था, किसी भी लेडीज़ को जिसके हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे या डेथ हो जाती थी। तो ये था दोस्तों ऐरान अभिलेख में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, और इसको भानुगुप्त ने जारी कराया था। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे मिलता है। अब दोस्तों आते हैं समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। समुद्रगुप्त। तो दोस्तों पहले जो हम इसके 2 पुत्रों को लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है कहानी लिखेंगे और फिर थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ये आ गया दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय, और इधर आ गया दोस्तों रामगुप्त। तो दोस्तों पहले जो है हम इसको समझ लेते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यानी समुद्रगुप्त के जो है 2 बेटे थे, और यहाँ पर जो है एक लेडीज थी जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किससे प्यार करता था? ध्रुव देवी से जो है प्यार करता था। किससे दोस्तों? ध्रुव देवी से प्यार करता था। अब जैसे ही ये बात पता लगी किसको? ध्रुव देवी के पिता को ये बात पता लगी कि मेरी बेटी से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शादी करना चाहता है, तो ध्रुव देवी का पिता जो है किसके पास जाता है? ध्रुव देवी का पिता जाता है समुद्रगुप्त के पास। तो जब ये जहाँ आकर देखता है समुद्रगुप्त के पास आके, तो
उसको पता लगता है ध्रुव देवी के पिता को कि अगला शासक जो है समुद्रगुप्त के बाद कौन बनेगा, रामगुप्त बनेगा। तो ध्रुव देवी का पिता कहता है कि मैं जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा बल्कि रामगुप्त से कराऊंगा, क्योंकि अगला राजा कौन बनेगा, रामगुप्त बनेगा। क्योंकि दोस्तों राजा का बड़ा बेटा ही जो है राजा बनता था और चंद्रगुप्त द्वितीय से बड़ा कौन था, रामगुप्त था। तो इस कारण जो है ध्रुव देवी की शादी किससे हो जाती है, रामगुप्त से जो हो जाती है। किससे दोस्तों, रामगुप्त से हो जाती है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी बन जाती है ध्रुव देवी। तो जब इससे शादी हो जाती है तो इधर से जो है ये अपना ध्यान हटा लेता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी हो जाती है राजकुमारी कुबेर नागा से। किससे दोस्तों, राजकुमारी कुबेर नागा से। और इन दोनों की एक पुत्री होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त की शादी होती है बाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से जो है होती है। तो इन सभी के बारे में आप लिख लेते हैं और फिर एक बार अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं इसकी पत्नी कौन थी। कौन थी दोस्तों, ध्रुव देवी थी। ध्रुव देवी कौन थी दोस्तों, ध्रुव देवी जो है इसकी पत्नी थी। किसकी, ये पत्नी थी रामगुप्त की। रामगुप्त की पत्नी कौन थी, ध्रुव देवी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर होता है दोस्तों शक का राजा। याद रखेंगे दोस्तों, शक का राजा या शकों के राजा। तो शकों का राजा एक कौन होता है जिसका नाम है रुद्र तृतीय। रुद्र तृतीय जो है ये शकों का राजा होता है, जो कि शकों का अंतिम शासक है। अंतिम शासक था। याद रखें दोस्तों, अंतिम शासक था। कौन था दोस्तों, अंतिम शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका विवाह किससे होता है दोस्तों, इसकी पत्नी कौन थी। तो यदि बात करते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी थी राजकुमारी कुबेर नागा। राजकुमारी कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा। अब दोस्तों इनकी जो है एक बेटी है। याद रखें दोस्तों, इनकी एक बेटी है चंद्रगुप्त द्वितीय की और राजकुमारी कुबेर नागा की, जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन है दोस्तों, प्रभावती गुप्त। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रभावती गुप्त की शादी की। यदि बात करते हैं तो इसकी शादी किससे होती है, बाकाटक नरेश। बाकाटक नरेश रुद्र सेन सेकंड से। रुद्र सेन सेकंड से जो है दोस्तों प्रभावती की जो है शादी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये रामगुप्त कौन था, एक कमजोर शासक था। और यहाँ पर जो इस कहानी के बारे में एक नाटक है, यहाँ से जो है पता लगता है। तो लिख लेंगे इसको, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है यहाँ पे एक नाटक है और इसको जो है विशाख दत्त ने लिखा। किसने दोस्तों, विशाख दत्त के द्वारा जो है इसको लिखा गया और यहाँ से ये जानकारी मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, पहला यानी चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इस ध्रुव देवी से प्यार करता था। जब प्यार करता था तो इससे शादी करना चाहता था। तो ये ध्रुव देवी अपने पिता से कहती है कि मैं जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी करनी चाहती हूँ। तो इसका पिता जो है ध्रुव देवी का पिता जाता है समुद्रगुप्त के पास। अब जब ये यहाँ आता है तो ये देखता है ध्रुव देवी का पिता कि समुद्रगुप्त के बाद जो अगला राजा कौन बनेगा, रामगुप्त बनेगा। तो ध्रुव देवी का पिता कहता है कि मैं जो है तुम्हारी शादी चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं कराऊंगा बल्कि रामगुप्त से कराऊंगा, क्योंकि अगला शासक वही बनेगा, यानी राजा का बड़ा बेटा ही जो है राजा बनता था। तो इसलिए ध्रुव देवी की शादी हो जाती है रामगुप्त से। जब रामगुप्त से हो जाती है तो ये ध्रुव देवी किसकी भाभी बन जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी बन जाती है। तो ये अब ध्रुव देवी से जो है ध्यान हटा लेता है और इसकी भी शादी हो जाती है, जिसका नाम है राजकुमारी कुबेर नागा। और इनकी एक बेटी होती है प्रभावती गुप्त। इसकी शादी होती है बाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से। आप दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो शकों का राजा है रुद्र तृतीय। तो ये रुद्र तृतीय कहता है इससे रामगुप्त से कि तुमको जो है मुझे अपनी पत्नी देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। तो ये रामगुप्त जो है एक कमज़ोर शासक था। ये क्या करता है, ये कहता है कि भैया तुम जो है मेरी पत्नी को ले जाओ, मुझे कुछ मत करना और मेरे साम्राज्य को तुम ऐसे ही छोड़ दो। अब जैसे ही ये बात ध्रुव देवी को पता लगती है कि रामगुप्त जो है मुझे रुद्र तृतीय को दे रहा है, तो इस कारण जो है ये सीधी कहाँ जाती है, ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाती है। अब जैसे ही ये पूरी कहानी चंद्रगुप्त द्वितीय को बताती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत गुस्सा करता है और इसके बाद जो है सीधा रामगुप्त को जो है गद्दी पर से हटाता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद जो है इस रामगुप्त को भी जो है मार देता है, क्योंकि ये कहता है जब तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते तो जनता की क्या रक्षा करोगे।
तो इस कारण इसकी हत्या भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है। और इसके बाद जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड और चंद्रगुप्त सेकंड जो है किसकी हत्या कर देते हैं, फिर रुद्र तृतीय की जो है हत्या कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी कारण जो शकों का अंतिम शासक था रुद्र तृतीय, इसकी हत्या कौन करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। तो इसीलिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय एक उपाधि धारण करेगा जिसका नाम है शकारी, यानी शकों का अंत करने वाला। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी पूरी कहानी। अब ये पूरी कहानी किस नाटक में मिलती है, तो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, यानी देवी चंद्रगुप्तम नाटक से ये सारी जानकारी मिलती है और इसको विशाख दत्त ने लिखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। और ये सारी कहानी कहाँ पे मिलती है, चंद्रगुप्तम में मिलती है। याद रखेंगे दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम में। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो अब राजा कौन बन जाता है दोस्तों, राजा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त सेकंड की यदि बात की जाए तो ये जो है गद्दी पर 380 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक जो है रहेगा। कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी उपाधि की, याद करते हैं उपाधि यानी टाइटल। तो इसने जो है सकारी, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी सकारी उपाधि जो है किस कारण पर दी है, क्योंकि इसने शासकों का यानी शक वंशों का अंत किया था। और साथ ही दोस्तों इसकी और उपाधि कौन सी है, विक्रमांक। याद रखेंगे विक्रमांक, ये भी इसकी उपाधि। और साथ ही परम भागवत, परम भागवत एक उपाधि किसकी थी, समुद्रगुप्त की भी थी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम बात करते हैं विक्रमादित्य जो है इसकी उपाधि थी। और साथ ही दोस्तों 14 विक्रमादित्यों में से जो है एक था विक्रमादित्य में से एक था। याद रखें दोस्तों, एक था। तो अभी इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं और 2-4 पॉइंट। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। लिखेंगे दोस्तों, इसके दरबार में नौ रत्न रहते थे। अब ये 9 रत्न जो है 9 व्यक्तियों को कहा गया है। तो इसके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। ये कौन कौन से 9 रत्न थे, तो इन सभी के बारे में एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों, बराहमिहिर के बारे में जान लेंगे, फिर कालिदास के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों बराहमिहिर। कौन थे दोस्तों, बराहमिहिर की यदि बात की जाए तो बराहमिहिर जो है इन्होंने जो है कई सारी रचनाएं लिखी थी। तो कौन कौन सी रचनाएं, जैसे वृत्त संहिता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंच सिद्धांतिका, ये पंच सिद्धांतिका हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विराज तक। तो इन तीनों रचनाओं को किसने लिखा था, बराहमिहिर ने लिखा था। बराहमिहिर ने लिखा था। और बराहमिहिर का संबंध किससे था, खगोल से था। किससे दोस्तों, खगोल से था। तो आप दोस्तों इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है कालिदास के बारे में जानेंगे और बाकी के जो बचे उनके बारे में जो है जानेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी पर 380 ईस्वी में आता है और 414 ईस्वी तक जो है रहता है। इसकी उपाधि यानी टाइटल सकारी, यानी इसने शकों का अंत किया था। तो इसीलिए इसके बाद इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य, यानी 14 विक्रमादित्यों में से एक था। विक्रमादित्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों अब तक जो है 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। और उन 14 विक्रमादित्यों में से एक था, कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आपको याद रखना है। और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो 9 रत्न कौन कौन से थे, जिनमें से पहले थे बराहमिहिर। कौन थे दोस्तों, बराहमिहिर, जिन्होंने व्रत संहिता लिखी थी, पंच सिद्धांतिका और विराज तक। तो ये तीनों किसने, बराहमिहिर ने लिखी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका और विराज तक किसने लिखी थी, बराहमिहिर ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, यानी नवरत्नों में से एक थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों इसके बाकी के जो 8 नवरत्न बचे हैं, एक तो हमने कर लिया है बराहमिहिर के बारे में, बाकी के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। और आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।